नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, सभी का एक बार फिर से उड़ान सीरीज में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर में प्रस्तावित है कौन, राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी की एग्जाम। आपको अच्छे से पता है 3 से 5 अक्टूबर को वह एग्जाम होनी है और उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आरडब्ल्यू परिवार द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया गया है। उस बेहतरीन प्रयास के अंतर्गत ये सीरीज प्रारंभ की गई है जिसे नाम दिया गया है क्या, उड़ान सीरीज। क्या नाम दिया गया है? उड़ान सीरीज। क्यों उड़ान सीरीज नाम दिया गया है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि इन क्लास के माध्यम से हमारा विद्यार्थी ऐसी उड़ान भरे कि उसे कोई भी ना रोक पाए। कोई भी ना रोक पाए मतलब वो बच्चा सिलेक्शन लेकर ही आए। और इस सीरीज के अंतर्गत आपको बताया है कि थ्योरी और कंसेप्ट के साथ एमसीक्यूज आपके चलेंगे, जिसके अंतर्गत यूं मान के चलिए कंप्लीट सिलेबस जो मेन टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, संभावना ज्यादा बनती है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो सभी का स्वागत, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, खमा गणित, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आ जाइए सभी, फटाफट से जुड़ जाइए सभी। सबसे पहला काम, शेयर कर दिया करो सेशन को। जितने भी आपके ग्रुप हैं जहां पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जिनको अभी पता भी नहीं है कि भाई आरडब्ल्यू ने कितना बड़ा काम कर दिया है, कितना बड़ा काम कर दिया है, तो उन तक ये खबर पहुंचा दो कि अब सीईटी पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आलोक अंकल जी कह रहे हैं ना कि अब की बार 40% लाने भैया, और 40% में भी मैं नेगेटिव रखूंगा और पेपर थोड़ा सा टफ बनाऊंगा, तो उनको कह देना कि हम उड़ान भर चुके हैं, हम उड़ान भर चुके हैं। आप 40 कह रहे हो, हम 80% लेकर आएंगे, हम 80% लेके आएंगे और हम आपको मुलाकात करवाएंगे मैथ से। अभी एक बच्चे का कमेंट आया कि सर मैथ से मुझे बहुत डर लगता है। अरे डोंट फियर, आई एम हियर। डोंट फियर, आई एम हियर। डरने का नहीं, जब तक मैं हूं ना तो मैथ से तो डरना ही नहीं है। कल आपकी जो क्लास थी वो पहली क्लास थी जिसके अंतर्गत हमने आपको एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में चर्चा की। और क्या बढ़िया रेस्पॉन्स आपने दिया, कितना बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि दिल खुश हो गया। लगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। हमें लगा कि हमने जो विद्यार्थियों के लिए सोचा कि इनको कुछ बेहतर दिया जाए, उसको कहीं ना कहीं जब हमने अप्लाई किया और जो आपने कमेंट किए ना, मजा आ गया भाई। बस ऐसे ही अंत तक आपको जुड़े रहना है और ये आप पक्का मान के चलना, मैं गारंटी लेता हूं मैथ्स में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का नाम मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे नाम धुआंधार तरीके से चल रहे हैं। तो एक बार मुझे हार्ट भेज के बताइए, सब दिल फेंक के मारो कि जी सर अब करिए सेशन को स्टार्ट। हम तैयार हैं, उड़ान सीरीज में हम बैठ चुके हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। फटाफट से कर दीजिए कमेंट जिससे कि क्लास को विधिवत तरीके से प्रारंभ किया जा सके। कुछ चर्चा मैं कल की कर लेता हूं कि कल हमने क्या क्या बातें कर ली थी। कल हमने बात करी, शब्द देखिए, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। कुछ बच्चों का था कि सर नोट्स बनाए क्या? लीजिए, आपका नोट्स का काम भी हमने ही कर दिया, आपके नोट्स का काम भी हमने कर दिया। बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम चीजें लिख के ले आए जिससे आपको कोई समस्या ही नहीं है। मैसे पे क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभक्त करे यानी पूर्णतः भाग जाए, पूर्णतः क्या जाए, भाग जाए। ठीक है साहब, भाग चला जाए, वह मैसे पे कहलाता है। अब मैसे पे की यदि बात करें तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैसे पे सदैव सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा।
यानी में से पे जो भी आएगा वो हमेशा या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। यह आपके सामने दो संख्याएं थी, एक तो थी 1512 और एक थी 6468। इनका में से पे निकालना था। एक विधि तो कौन सी विधि है? भाग विधि, जिसे हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, एक छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। 1512 का 6468 में भाग दिया, शेषफल आया 420। शेषफल कितना आ गया जी? 420 आ गया। जो शेषफल आया उसका फिर पहली संख्या में भाग, फिर शेषफल बचा 252, फिर उसका भाग 452 में, फिर 168 का भाग 252 में, फिर 84 शेषफल आया, 84 का भाग 168 में। यह प्रक्रिया कब तक करनी होती है? यह प्रक्रिया कब तक करनी होती है? जब तक कि अंतिम शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो ये विधि ना बता करके मैंने आपको ये विधि बताई थी, गुणनखंड विधि। मैंने आपको क्या बताई थी? गुणनखंड विधि बताई थी। और गुणनखंड विधि की बात करें तो 1512 के गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, और 6468 के बने 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11। अब मुझे इनमें से कॉमन निकालना था। तो आप गौर करो, ये 2 का एक पेयर बना, इस 2 का भी एक पेयर बना, तो ये देखो ये 2 आया, ये 2 आया। फिर मैंने देखा एक 3 का पेयर बना, तो ये 3 आ गया। फिर मैंने देखा साहब एक 7 का भी पेयर बन रहा है, दोनों में कॉमन है, वो 7 आ गया। तो 84 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 84 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 1512 और 6468 दोनों में पूरा भाग जाएगा, यानी ये 84 से क्या है? भाज्य है। ये तो होता है में से पे। और पहचान मैंने आपको बता दी थी, बड़ी से बड़ी आ जाए या शब्द आ जाए अधिकतम, तो समझ लेना सवाल किसका है? में से पे का है। सवाल किसका है? में से पे का है। बिल्कुल। जय श्री श्याम आरपी जी। इसी प्रकार आ गया आपका में से पे, ले से पे लघुत्तम समा पढ़ते एलसीएम। वह छोटी से छोटी, शब्द क्या आएगा? छोटी से छोटी बोले तो न्यूनतम, छोटी से छोटी बोले तो न्यूनतम बोले तो कम से कम। जब भी शब्द आ गए समझ लो ले से पे है। संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो? विभक्त हो। यानी जितनी भी मुझे संख्या दी गई है उन सब का लेसे पे में पूरा भाग जाना चाहिए। लेसे पे के लिए क्या है? सदैव सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर आएगा या उससे क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे मैं संख्या लूं 2, 4 और 12, 2, 4, 12 का मैं पूछूं कि भाई एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12 होगा। आप कहोगे कितना होगा? 12 होगा। तो आप गौर करिए, ये सबसे बड़ी संख्या के बराबर आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आया सर, सबसे बड़ी संख्या के बराबर आया। सबसे बड़ी संख्या के ये क्या है जी? बराबर है। ये क्या है जी? बराबर है। मैं कहूं कि 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 36 होगा। आप कहोगे 36 होगा। तो ये इन दोनों से क्या है? बड़ी है। ये इन दोनों से क्या है? बड़ी है। तो यही बात कह रहा है, लेसे पे सदैव सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे क्या होता है? बड़ा होता है। उससे क्या होता है? बड़ा होता है। और ले से पे सदैव में से पे से पूर्णतः भाज्य होता है। मान के चलिए अभी मैंने आपको उदाहरण दिया 12 और 18 इनका मैंने एलसीएम लिया, तो वो आया 36। लेकिन बात करूं एचसीएफ की तो वो आएगा 6। तो 6 से ये देख लीजिए पूर्णतः डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल, यानी पूर्णतः भाज्य है। पूर्णतः क्या है? भाज्य है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया 8, 10, 15, 16 और 20। इनका आपको लेसे पे ज्ञात करना था। 2 का भाग दिया, 4, 5, 15, 8, 10, फिर 2 का भाग दिया, 2, 5, 15, 4, 5, फिर 2 का भाग दिया, 1, 5, 15, 2, 5 का भाग दे दिया। लास्ट में 1 नहीं लाया क्योंकि 3 और 2 आ रहा है। 3 और 2 अपने आप में क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 और 2 अपने आप में क्या है? अभाज्य संख्या है।
सबको गुणा किया तो 240। 240 इन सब संख्याओं का कई बार मैंने बताया मल्टीपल है। क्या है जी? मल्टीपल है। मल्टीपल है मतलब गुणज है। मल्टीपल है मतलब गुणज है। ये होता है आपका लेसे पे और मैसे पे। चर्चा हम कल कर चुके हैं। और आगे हमने क्या चर्चा करी थी? आगे हमने चर्चा करी थी देखो तुम्हारे लिए कितना बढ़िया डायग्राम, कितना बढ़िया हम एआई का यूज करके कि बच्चे को मजा आ जाए देख के, दिल खुश हो जाए देख करके। बैंसला अंकल जी टॉपिक को पूरा निचोड़ देना, बिल्कुल चिंता ना करिए। सवाल क्या कहता है, नियम क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लेसेपे और मैसेपे के गुणनफल के क्या होता है जी? बराबर होता है। तो कौन है? तराजू है। कौन है? तराजू। क्या कह रहा है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों संख्याओं को गुणा करोगे, इस तराजू के पलड़े में कौन कौन है? पहली संख्या और दूसरी संख्या है। ये बराबर होगी किसके? उन संख्याओं के लेसेपे और मैसेपे के। उन संख्याओं के लेसेपे और मैसेपे के बराबर होगी। आपको एक कंडीशन दी गई है कि कोई संख्या जिनका एचसीएफ है 119, एलसीएम की बात करें तो 11,781 है। पहली संख्या 1071 है, दूसरी मुझे ज्ञात करनी है। तो आप गौर करो, पहली संख्या कितनी है? 1071 है, दूसरी मुझे ज्ञात करनी है, x हो गई। लेसेपे की बात करें तो 11,781 है। मैसेपे कितना दिया है? 119 दिया है। और ये दोनों बराबर हैं, तराजू का जो पलड़ा है वो बराबर है। तो मुझे x का मान निकालना है। तो लेसेपे और मैसेपे के गुणनफल में किसका भाग देना है? पहली संख्या का। तो ये भाग जाएगा 11 बार, और 11 को 119 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 1309। यानी इन दोनों का ये संबंध होता है। हो सकता है। सर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ले सकता है। अरे भाई क्यों तुम ये सवाल कैसे करते हो? जब टॉपिक आपका सेम है भाई, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में लेसेपे मैसेपे, यहां भी लेसेपे मैसेपे, तो ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर में लेसेपे मैसेपे बदल जाएंगे, चीजें तो वही रहनी है ना। तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। तो इतनी चर्चा हम कल कर चुके थे। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको दोबारा मैथ नहीं पढ़नी पड़े। और आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो किससे होता है? ध्यान दीजिए। भिन्नों का हमें निकालना है लेसेपे और मैसेपे। ज्ञात करने के लिए अंश और हर के विपरीत सूत्र का प्रयोग करें। इसका क्या मतलब है भैया? इसका क्या मतलब है? बिल्कुल राधे राधे ममता जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, भिन्नों का लेसेपे मैसेपे ज्ञात करने से पहले उनको न्यूनतम पदों में लिख लेना चाहिए। इसका क्या मतलब है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सूत्र देखिए। अगर भिन्नों का मैसेपे निकालना है यानी आपको एचसीएफ निकालना है, भिन्नों का मैसेपे यानी एचसीएफ निकालना है, तो अंशों का तो क्या निकलेगा? मैसेपे। यानी आप गौर करिए, जब मुझसे वो मैसेपे पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो अंश का मैं मैसेपे ही निकाल रहा हूं। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और हरों का मैं क्या निकाल रहा हूं? लेसेपे। हरों का मैं लेसेपे यानी एलसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। यानी जो चीज वो पूछ रहा है ना, मैसेपे पूछेगा तो अंश का मैसेपे निकलेगा, लेसेपे पूछेगा तो अंश का लेसेपे निकलेगा, उल्टा सिस्टम हो जाएगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल देखिए, 36, 42, 54, 125, 25 और 55। तो आप गौर करोगे 36, 42 और 54 का मैसेपे कितना आया? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। ये अभी हम आपको निकाल के भी बताएंगे, अभी तो वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। 125, 25, 55 का लेसेपे निकालेंगे, कितना आएगा? 1375। यानी जो मेरी भिन्न थी वो थी 36/125। पहली भिन्न 36/125 थी, दूसरी 42/25 थी, और तीसरी 54/55 थी। इनका मुझे एचसीएफ निकालना था, जो निकल कर आया 6/1375। 6/1375। ठीक है, बिल्कुल कोर्स पूरा कंप्लीट होगा।
बात आ गई समझ में। अगली कंडीशन लेसे पे एलसीएम की अगर हम बात करें तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैंने क्या बताया, जो निकालना है वो अंश का निकलेगा, जो निकालना है वो अंश का निकलेगा। तो अंशों का तो लैसे पे निकलेगा और हरों का मैसे पे। यहां भी वही उदाहरण लिया, उत्तर आया मेरा 756/5। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि जब भी भिन्नों का यानी x/y की फॉर्म में कोई आपको संख्या दे रखी है और उनका आपको लैसे पे या मैसे पे ज्ञात करना है, तो लैसे पे ज्ञात करना है तो अंशों का लैसे पे, हरों का मैसे पे। और यदि मैसे पे ज्ञात करना है तो अंश का तो आप क्या निकालोगे, मैसे पे, और हर का आप निकालोगे क्या, लैसे पे। बेटा ज्योग्राफी भी हो जाएगी, थोड़ा तसल्ली लो, आतंक मत मचाओ। अरे मेरे प्रभुओं, मेरे प्यारे प्यारों, तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती है, रुक जाओ, जो चल रहा है उस पर ध्यान दे लो। बेटा ज्योग्राफी के चक्कर में मैथ चली जाएगी, ज्योग्राफी के चक्कर में मैथ निकल जाएगी, मतलब गजब कर दी। जो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं, दे धुआंधार, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, और कतई आतंक मचा दें हैं। अब देखो मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मान लो मैंने लिया 2/3, मैंने लिया 4/5, मैंने लिया 1/3 और मैंने लिया 8/16। इनका मुझे एलसीएम बताना है, इनका मुझे क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो नियम क्या कहता है, अंशों का क्या निकालोगे जी, एलसीएम। अंशों का क्या निकालोगे, एलसीएम। और हरों का क्या निकालोगे, एचसीएफ। हरों का क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो अंश कौन कौन है, 2 4 1 8, 2 4 1 8 का मुझे एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा जी 8। एलसीएम कितना आएगा, 8। फिर मेरे पास 3 5 3 5 3 16 का मुझे लेना एचसीएफ। 3 5 3 16 चारों में आप ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हो, वो भी बड़ी से बड़ी, जिसका भाग चला जाए। तो इसका एचसीएफ आएगा 1। 8/1, 8/1 का मतलब 8 मेरा आंसर हो गया। 8 मेरा क्या हो गया, आंसर। सूत्र क्या बना, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। 4/1 नहीं आएगा, 4/1 नहीं आएगा, 8/1 आएगा। चलिए आप एक सवाल है, इसका उत्तर दीजिए मुझे। 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12, ये आपका सवाल है, फटाफट से आंसर कीजिए। 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का आपको क्या बताना है जी, एलसीएम बताना है। क्या बताना है जी, एलसीएम बताना है। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। क्या इसका आंसर 140/3 होगा, क्या इसका आंसर 140/9 होगा, 20/3 होगा, या 140/36 होगा। क्या होगा इस प्रश्न का राइट और परफेक्ट आंसर। सर इसका मतलब जो पूछ रहा है उसका ऊपर वाला और जो नहीं पूछा उसका नीचे वाला। बिल्कुल गुनगुन जी एकदम सही पकड़े हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। तो देखो इनका तो मुझे एलसीएम लेना है और इनका मुझे एचसीएफ लेना है। तो देखिए साहब, 2 है, 4 है, 5 है और 7 का मैं एलसीएम निकालूं तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 5 और 7। तो एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 2 × 2 × 5 × 7, तो 140 मेरा आ गया एलसीएम। 140 मेरा आ गया एलसीएम। फिर मैं 2 4 5 और 7, 2 4 5 और 7, 2 4 5 और 7 का मैं निकालूं क्या, एचसीएफ का मैं निकालूं क्या, एचसीएफ। तो यहां बात करें कि ऐसी संख्या लें जिसका एचसीएफ ऐसा आ जाए जिसका इन सब में भाग 3 9 6 12, 3 9 6 12, 3 9 6 12, इनका मुझे एचसीएफ लेना है। तो आप खुद देखो, क्या इन चारों में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा। आप कहोगे सर बिल्कुल जा रहा है, 3 का भाग 3 में, 3 का भाग 9 में, 3 का भाग 6 में और 3 का भाग 12 में, पूरा जा रहा है। तो एलसीएम 140 और एचसीएफ 3। अब मुझे तो एलसीएम बताना था, तो अंशों का, न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकलेगा ना, और हरों का क्या निकलेगा, एचसीएफ। तो अंशों का
एलसीएम कितना आया है? आप कहोगे सर 140 आया है, आप कहोगे सर 140 आया है। और एचसीएफ कितना आया? 3। 140/3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में, तो बिल्कुल ए फॉर अंकित सर इज द राइट आंसर। ए फॉर अंकित सर इज द राइट आंसर। बोलो ऑल क्लियर या नहीं? बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फेंक के मारो हर्ट, बताओ, कमेंट आना चाहिए, आपके हर्ट आने चाहिए कि बिल्कुल सर दिल से और दिमाग से, दोनों से चीजें समझ में आई हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है 3/4, 9/10, 6/25 का मैसेप क्या है? 3/4, 3/4, 9/10 और 6/25। मेरी संख्या 3/4 आई, मेरी संख्या 9/10 आई, मेरी संख्या 6/25 आई। इनका मुझे एचसीएफ बताना है, इनका मुझे एचसीएफ बताना है। और भाई एचसीएफ बताना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे क्या करना पड़ेगा? सिखाया गया है कि जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो अंशों का क्या निकालोगे? एचसीएफ। जो पूछा वो ऊपर वाले का होगा, और हरों का क्या निकलेगा? एलसीएम। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना। 3, 6 और 9, इनका अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो क्या वो 3 नहीं होगा? क्या वो 3 नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो एचसीएफ तो आ गया मेरे पास 3, आ गया 3। अब आप गौर करो, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर मेरे पास 3/100 और 3/5 है। अब क्या मुझे 4, 10 और 25 का एलसीएम निकालने की आवश्यकता है? मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? ध्यान दीजिए, एलसीएम सदैव सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे क्या होता है? बड़ा होता है। ये पॉइंट दिमाग में होने चाहिए। सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, इस सवाल में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी संख्या मेरी 25 है, सबसे बड़ी संख्या मेरी 25 है। तो या तो 25 के बराबर होगा या 25 से बड़ा होगा, या तो 25 के बराबर होगा या 25 से बड़ा होगा। ये तो 5 है, ये भी आंसर नहीं। ये लीजिए, मुझे एलसीएम फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये है स्मार्ट अप्रोच। मैं इस चीज पर बहुत जोर देता हूं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। मैंने जैसे ही 3 एचसीएफ निकाला, तीसरा ऑप्शन गया और चौथा गया, 2 ऑप्शन मैंने उड़ा दिए। मुझे कंफर्म हो गया आंसर इन दोनों में से एक है। एक में बटे में 5 आ रहा है, एक में बटे में 100 आ रहा है। मैं जानता हूं कि एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या यूं समझ लीजिए कि उससे बड़ा होगा। तो 5 तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा, तो मेरा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो मेरे अकॉर्डिंग भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां भी राइट आंसर ए फॉर अंकित सर। अब देखिए, मैंने कल आपसे कहा था आजकल की एग्जाम में न्यू पैटर्न आ रहा है किसका? परीक्षा में प्रश्न पूछने के तरीके का। और प्रश्न क्या पूछ रहा है? वो कथन कारण वाले सवाल पूछ रहा है। मैथ के अंदर बोल रहा हूं, ऐसा लगता है जीके के प्रश्न कर रहे हैं। कथन कारण पूछ रहा है, वो सत्य असत्य पूछ रहा है, वो सत्य असत्य कथन पूछ रहा है। मैथ के अंदर वो आपसे मैथ के अंतर्गत कूट मिलान करवा रहा है। वो मैथ के अंतर्गत क्या करवा रहा है? कूट मिलान करवा रहा है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि एलडीसी में भी ये चीजें सिखाई गई थी और उसका रिजल्ट ये मिला कि एग्जाम में बच्चे बहुत बेहतर पेपर करके आए। वही चीज आपको यहां भी मिलने वाली है। अब देखते हैं आपका नॉलेज कितना है। देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? पहला, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो छोटी संख्या उनका मैसेप होती है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो छोटी संख्या उनका मैसेप होती है। 3 अभाज्य संख्याओं का लैसेप उनके गुणनफल के बराबर होता है। ऋणात्मक पूर्णांकों का मैसेप हमेशा ऋणात्मक होता है। एक प्रत्येक प्राकृत संख्या का मैसेप अन्य संख्या के साथ हो सकता है। बताइए
बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, एकदम राइट आपने आंसर उत्तर निकाला है। समझ लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, मतलब 6 गुणनखंड है 18 का। 6 गुणनखंड है किसका? 18 का। तो मैं पूछूं कि इनका मैसे पे कितना होगा, तो आप कहोगे सर मैसे पे होगा कितना? 6 होगा। और 6 मतलब ये कौन सी संख्या है? छोटी संख्या है। ये कौन सी संख्या है? ये छोटी संख्या है। तो इसका मतलब पहला जो कथन था वो बिल्कुल सत्य था। नंबर 2, 3 अभाज्य संख्याओं का लैसे पे उनके गुणनफल के बराबर होगा। मैंने ली 2, 3 और 5, तो इनका एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, जो इनका गुणनफल है। तो ये भी आपका कथन सत्य है। नंबर 3, एक प्रत्येक संख्या का मैसे पे अथवा अन्य संख्या के साथ हो सकता है, हो सकता है, तो ये कथन भी क्या है? सत्य है। ये कथन भी क्या है? सत्य है। तो सी यहां गलत है। बिल्कुल काबरा जी। अगला कथन देखिए, अगला कथन देखिए, दो सहअभाज्य यानी को प्राइम संख्याओं का मैसे पे हमेशा एक होता है। ये हमें क्या दिया गया? कथन दिया गया है। यह हमें कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है, सहअभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो कथन आपको दिया गया है कि सहअभाज्य संख्याओं का मैसे पे हमेशा एक होता है, सहअभाज्य संख्याओं का मैसे पे हमेशा एक होता है, और उसका कारण दिया है सहअभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो क्या ये कारण सही है? कथन और कारण की आपको तुलना करनी है, बताइए। दोनों सही हैं? दोनों सही नहीं होते, यही चीज तो समझना है आपको। दोनों सही, दोनों सही तो देख बेटा ये रहा, दोनों सत्य हैं और दोनों सत्य हैं, तो दो ऑप्शन उत्तर थोड़ी होंगे। तो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यानी जो कारण है वो किसकी चर्चा कर रहा है? ए की कर रहा है। वो ए के बारे में ही आपको बता रहा है, वो ए के बारे में ही आपको बता रहा है। तो ये सही है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर, दो सम संख्याओं का मैसे पे हमेशा एक सम संख्या होती है और दो विषम संख्याओं का लैसे पे हमेशा एक सम संख्या होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है या कौन से कथन सत्य हैं? बेटा इधर ध्यान दे लो, कौन कहां जा रहा है उस चीज को छोड़ो, इस पे ध्यान दे लो, वरना बेटा सीटी में आलोक राज जी आपको छोड़ देंगे, ये ध्यान रख लेना। अब बताओ, अब बताओ आप, ये सवाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एग्जाम में? मजा आएगा कि नहीं आएगा? और मैंने कहा भी था कल कि इस प्रकार के सवाल आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी राजस्थान में नहीं मिल रहे। तो देखो, दो सम संख्याओं का मैसे पे, आप 2 और 4 का मैसे पे लेते हो, 2 और 4 का क्या लेते हो? मैसे पे, तो कितना आएगा? 2 आएगा। आपने मान लो 6 और 12 का मैसे पे लिया तो कितना आएगा? 6 आएगा। आपने 8 और 16 का मैसे पे लिया, कितना आया? 8 आया। तो हमेशा मैसे पे क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो ये तो भैया बिल्कुल सही बात है, एकदम सत्य बोला है, एकदम क्या बोला है? सत्य। दो विषम संख्याओं का लैसे पे, अब विषम संख्या हम लें, जैसे 1 और 3 लिया, 1 और 3 लिया और इनका मुझे एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम तो 3 आएगा सर, इनका एलसीएम तो 3 आएगा। मैंने लिया 5 और 9, 5 और 9 लिया तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 45 आएगा। मैंने ले ली 7 और 11, 7 और 11 ना लेके 7 और 9 ले लेते हैं मान लो, तो इनका 63 आएगा। वो कह रहा है दो विषम संख्याओं का लैसे पे हमेशा एक क्या आएगी? सम आएगी। ये तो सम नहीं है जी, ये तो विषम है, ये तो क्या है? विषम है। तो इसका मतलब ये असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हाँ हम पेपर ही दे रहे हैं, पेपर में ऐसे ही सवाल मिलने? मैंने क्या बोला? बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, और नंबर 2 बात, हर कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट है, दो सम संख्याओं का मैसेप है, दो संख्याओं का मैसेप है कम से कम
कम से कम खालिस्तान होना चाहिए। 0 4 2 1 दो सम संख्याएं आप ले रहे हो, उनका मैसेप कम से कम क्या होगा? उनका मैसेप कम से कम क्या होगा? बताइए बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो जब भी सम संख्याएं होंगी, जब भी सम संख्या होंगी तो सीधा नियम है, अगर इवन नंबर है तो निश्चित रूप से वो 2 से भाज्य होंगी। सम संख्या हमेशा 2 से क्या होंगी? भाज्य होंगी। तो उनका मैसेप है हमेशा कम से कम क्या आएगा? 2 आएगा। कम से कम क्या आएगा? 2 आएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करिए? मिलाइए। और एक तरफ आपको संख्या युग्म दिया गया है, दूसरी तरफ उन संख्याओं का क्या दिया गया है? मैसेप दिया गया है। तो पहली संख्या है 12 18, 15 25, 17 23, 24 36। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा इस प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर? बताइए। एक से भी तो भाज्य है, एक से भी तो भाज्य है, बिल्कुल एक से भाज्य है प्रिंस जी, लेकिन मैसेप जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। तो 1 और 2 में बड़ा कौन है? बड़ा 2 है। अब देखो 12 और 18, 12 और 18 किससे भाज्य होंगी भाई? दोनों 6 से। 1 का 2 है, 1 का 2 देखो कितने ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर नहीं है, ऑप्शन डी मेरा आंसर नहीं है। फिर बी पे आ जाओ, 15 और 25, 15 और 25 का कितना होगा? 5, 5 मतलब 4, 4 मतलब ऑप्शन ए। आगे मैं नहीं देखूंगा, आगे मैं नहीं देखूंगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो चुका है। ऑप्शन ए मेरा एकदम राइट और परफेक्ट आंसर हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता, राकेश एजुकेशन, आयुषी, संदीप यादव जी, राहुल सर का शेर, राकेश गोदारा जी, सुनीता कुमावत, बहुत बढ़िया। रचना जी बेहतरीन, उर्मिला मीणा, मिस वर्मा, बहुत बढ़िया। निकिता गुर्जर, अन्नी जी, तेजी, कार्तिक, बीटीएस गर्ल, रेखा कुंवर, प्रिंस जी। उसमें कम से कम पूछा है, कम से कम पूछा है तो इसीलिए तो बात आ रही है, कम से कम होना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं तो वो 2 ही होगा, और वो सम पूछ रहा है ना। अब आप समझो, जैसे मैंने 16 और मान लो 32 दे दिया, तो 16 32 का मैसे पे अगर मैं निकालूंगा, 16 32 का मैं मैसे पे निकालूंगा तो क्या आएगा? 16 आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मूल रूप से तो ये, पर कम से कम की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर वो 2 तो होगा ही होगा, वो 2 तो होगा ही होगा, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए जहां एक्स और वाई 2 संख्या हैं। तो चलिए साहब, गणितीय नियम लगाना है, इधर आपको सूची सेकंड से फिक्स करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल, भिन्नों का लैसेप, सहभाज्य का लैसेप, एक्स और वाई का मैसेप यदि एक्स वाई को विभाजित करता है। बताइए बेटा। मॉक टेस्ट आप कितना भी कमेंट कर लीजिए, मॉक टेस्ट अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं होंगे। पहले लगभग 50-60% सिलेबस होगा, उसके बाद मॉक स्टार्ट होंगे। आप गलती कर रहे हो, लेकिन हम आपको गलत नहीं करने देंगे। मॉक कभी दोगे, नंबर कम आएंगे, डिमोलाइज होगे, पढ़ाई छोड़ोगे, डिप्रेस होगे, हम कभी नहीं चाहेंगे। तो देखो, 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम एचसीएफ, ए का 2, ए का 2 है तो सी और डी मेरे आंसर नहीं है। फिर बी में एक ही आ रहा है तो सी का पता करो। सहभाज्यों का लैसेप है, सहभाज्यों का लैसेप जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी 3 का 3 ही आएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आगे इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रम बन जाएगा 2 1 3 और 4। क्रम क्या बनेगा? 2 1 3 और 4। सर 15 25 में 4 कैसे आया? समझ में नहीं आया बेटा। 15 और 25 का मैसे पे निकालना है। 15 और 25, 15 और 25 में किस संख्या का भाग जाएगा? वो भी बड़ी से बड़ी, 5 का। तो एचसीएफ 5 ही तो आएगा। 4 नंबर में, 4 नंबर में 5 आंसर है, 4 नंबर में 5 आंसर है।
चलो साहब, अब देखो सवाल। संख्या 24, 36, 40 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मैसे पे 4 है, इनका लैसे पे 360 है। इन संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। आपको आपको इनमें से इनको इनको क्या करना है, सही कूट ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप देखिए, 24 है, 36 है और 40 है। इन तीनों में जिस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाएगा, जिस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाएगा वो होगा इनका क्या, एचसीएफ। तो बिल्कुल आप देख लीजिए, एचसीएफ तो 4 ही होगा, बड़ी से बड़ी यही है। 4 से बड़ी कोई संख्या है क्या, 4 से बड़ी कोई संख्या है क्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। मैं देखूं 6 का भाग 24 में जा रहा है, 36 में जा रहा है, 40 में नहीं जा रहा। 8 लेता हूं 24 में जा रहा है, 36 में जा रहा है, 40 में नहीं जा रहा। 12 लेता हूं 24 36 में जा रहा है, 40 में नहीं जा रहा। और सीधा सा है, ऐसे भी आप पता कर सकते हो कि भाग विधि लगा सकते हो। तो पहला तो सही है, पहला तो सत्य है साहब, पहला तो सत्य है। नंबर 2, इनका लैसेप है 360 है, इनका लैसेप है 360 है। सबसे बड़ी संख्या ले लो 40, 40 का पाड़ा बोलो, 40 एकम 40, 40 दूनी कितना होगा, 40 दूनी 80, 80 में दोनों का भाग 120 में इसका जाएगा 120। तो आप चाहो तो लघुत्तम निकाल करके इस चीज को कंफर्म कर सकते हो कि 24, 36, 40, हालांकि पहाड़े से भी हो जाएगा। 12, 18 और 20, 12, 18 और 20, 2 का भाग दिया 6, 9, 10, फिर 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 9 में भाग नहीं गया 5, फिर 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 का 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंज 120 गुणा 3 करेंगे, एलसीएम 360 ही आएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब वो क्या कह रहा है, इन संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो आप गौर करो, एलसीएम आया 360 और एचसीएफ आया 4, दोनों को गुणा करेंगे तो 1440 आएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1440। अब आप ये देखिए, क्या इनको गुणा करने पर 1440 ही आ रहा है। तो आप कहोगे नहीं सर, नहीं सर। देखिए, इन संख्याओं का गुणनफल 24 गुणा 36 गुणा 40 करोगे आप, तो केवल 36 को 4 से गुणा करने, 40 से गुणा करने पर 1440 आ गया। और इसको 24 से गुणा करोगे तो 1440 से बड़ी संख्या आएगी। यानी तीसरा जो है वो असत्य है, तीसरा जो है वो असत्य है। तो यहां पर केवल 1 और 2 सही थे, केवल 1 और 2 सही थे। कई बच्चे कह रहे हैं कि तीनों सही हैं। ध्यान दो भाई, ध्यान दो भाई सवाल पर ध्यान दो सवाल पर, पूरे सही नहीं है, पूरे सही नहीं है। केवल पहला और दूसरा पूरा मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया। एचसीएफ होगा 4, एलसीएम होगा 360। और ये कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल यानी तीनों को गुणा करें तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं है। इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल यही पैटर्न है। इस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। देखो बेटा, तुम्हारी तो समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। एक कहता है सर पीवाईक्यू पर डेट लिखो। अब ऐसे पीवाईक्यू आप सोचो, ये पीवाईक्यू होंगे कहां से, ये तो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पैटर्न यही आ रहा है। एक कहता है सर पीडीएफ कहां मिलेगी, एक कहता है सर आप पीपीटी यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्ट थ्योरी बताओ। अरे थ्योरी तो बता रहे हैं, उसमें कर क्या रहे। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर इस सवाल को पूरा एक्सप्लेन करके बताओ, तो और मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो। तो आपकी समस्याएं इतनी होती हैं कि उन समस्याओं को खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है। आप मेन टारगेट पे ध्यान नहीं देते कि हमें क्लास मिल रही है, उस क्लास पर हम ध्यान दें। वो है हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब बाद की बातें, वो सेकेंडरी चीजें। जो चीज मिल रही है वो नहीं। और दे कमेंट ही कमेंट। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपको बुरी लग जाएगी पर ये जो फालतू के कमेंट होंगे इन पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि मुझे सिलेक्शन करवाना, आपका जो मैथ का डर है ना, वो डर खत्म करवाना है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते या जिनके दिमाग में ये है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, वो परेशान ही रहेंगे। ठीक है, चलो अब बताइए। सवाल है, कल मैंने आपको बताए थे 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2।
2 की घात 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 5 की घात 5 का मैसेपे ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मैसेपे। क्या ज्ञात करना है? मैसेपे। और मैसेपे यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। तो मैंने कहा था जो सब में कॉमन है, क्योंकि यहां हमें कॉमन फैक्टर लेना होता है, यहां हमें कॉमन फैक्टर लेना होता है। तो मैंने देखा 2 दोनों में आ रहा है, मैंने देखा 2 दोनों में आ रहा है, गुणा गुणा, मैंने देखा 3 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, 3 ले लिया। मैंने देखा 5 दोनों में आ रहा है, मैंने देखा 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 भी ले लिया। अब इनकी छोटी से छोटी घात लेनी है, छोटी से छोटी घात लेनी है, क्योंकि कॉमन होना चाहिए, इसलिए घात छोटी लेंगे। यहां घात 2 है और यहां घात 4, तो मैं लूंगा घात 2, मैं लूंगा घात 2, और घात 2 लेता हूं तो 2 ऑप्शन तो मेरे गए, 2 ऑप्शन मेरे गए, ये मेरा उत्तर नहीं होगा। और तीसरा ऑप्शन भी गया, क्योंकि उसमें 7 आ रहा है, मेरी तो कैलकुलेशन में 7 आएगा ही नहीं। येलो साहब लगी स्मार्ट अप्रोच, ऑप्शन ए मेरा आंसर, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। 2 की घात 2, 3 की घात 4 और 5 की घात 3, ये इन संख्याओं का मैसेप होगा। इनमें भी एक बच्चा सी आंसर कर रहा है, इनमें भी एक बच्चा आंसर सी कर रहा है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, संख्याओं के एक अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है। मतलब अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर अलग अलग शेष बचे। अलग अलग संख्याओं का भाग मतलब 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 8 का भाग दिया, शेषफल आया 1, 2 और 7, शेषफल आया 1, 2 और 7। ये तो भाजक है जिनका आप भाग दे रहे हैं, और ये शेषफल बच रहे हैं। तो जब अलग अलग शेषफल बचेंगे, कल भी मैंने आपको एक सवाल बताया था जहां शेषफल बच रहा था, लेकिन वहां शेषफल समान था। यहां शेषफल अलग अलग है। तो जब भी शेषफल अलग अलग मिलेंगे, एक कंडीशन जरूर मिलेगी, भाजक और शेषफल का जो अंतर होगा ना, वो समान होगा, वो समान होगा। 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, 8 और 7 का अंतर 1। तो आप 2, 3, 8 का एलसीएम लो। 2, 3, 8 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं, 2, 3, 8 का मैं अगर एलसीएम लेता हूं, तो कितना आएगा भाई? 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6, 6 और 8 का 24, इसका एलसीएम आ गया 24, इसका एलसीएम कितना आ गया? 24। अब जब अलग अलग शेषफल बचे, देखिए यदि अलग अलग शेष बचे, यदि अलग अलग शेष बचे तो संख्याओं का एलसीएम लेकर उसमें से भाजक और शेषफल का अंतर घटाते हैं, भाजक और शेषफल का अंतर घटाते हैं, भाजक और शेषफल का अंतर क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने लिया एलसीएम आया 24, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रख लेना यहां सवाल क्या कह रहा है, संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद ज्ञात कीजिए। दूसरा पद मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मेरा जो आंसर है वो 24 में से 1 घटाऊंगा 23 होता, मेरा आंसर कितना होता? 23 होता। लेकिन ये पहला पद है, पहला पद मतलब पहली संख्या है, जबकि मुझे पहली नहीं, मुझे बतानी है दूसरी बतानी है। तो 24 को 2 से गुणा किया तो 48 आया, और 48 में से 1 कम करेंगे तो राइट आंसर होगा 47, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान दे लीजिए, कल मैंने आपको बताया था कि अलग अलग संख्याओं का भाग देने पर समान शेषफल बचे तो आपको करना क्या है? तो आपको करना क्या है? एलसीएम लेकर जो शेषफल बच रहा था वो जोड़ना है। लेकिन अगर अलग अलग शेषफल बचेंगे तो संख्याओं का एलसीएम लीजिए और उसमें से अंतर घटा देना है। ठीक है जी। अगला देखिए, 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर, 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े
उस बड़े से बड़े मापक कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतया माप सकता है, पूर्णतया माप सकता है। और यहां शब्द आ रहा है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। और जब बड़े से बड़ा शब्द आता है तो उत्तर क्या आता है आपका? मैसे पे आता है। उत्तर क्या आता है? मैसे पे आता है। ठीक है बेटा। तो मुझे 72, 90, 144 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। बाकायदा नियम है, नियम से हम HCF निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अब आप ऑप्शन पे ध्यान दे लो तो आपका उत्तर निकल जाए। क्या 17 का भाग इसमें जाएगा? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या 18 का भाग तीनों में जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा। 11 का भाग जाएगा? नहीं। 13 का भाग जाएगा? नहीं। तो आंसर कितना? 18 लीटर। आंसर कितना? 18 लीटर। मैसे पे होता कौन है? वह संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाए, जिसका भाग दी गई संख्याओं में जाए, दी गई संख्याओं में जाए, दी गई संख्याओं में जाए, ये है साहब। तो 18 मुझे वो संख्या मिल रही है जिसका सब में भाग जा रहा है। बाकी मान के चलिए आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या करिए, 72 का भाग दीजिए 90 में, 72 का भाग 90 में दीजिए, 72 एकम 72, क्या बचा जी? 18 शेषफल बच गया। अब इस 18 का भाग इस 72 में दीजिए, 18 का भाग दिया 72 में, पूरा भाग चला गया। मैंने बताया था प्रक्रिया कब तक करनी है? जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो क्या 18 का भाग 144 में जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा सर, 18 8 144। तो 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जिसका इन तीनों में पूरा भाग जा रहा है, इन तीनों में पूरा भाग जा रहा है। तो 18 लीटर मेरा आंसर हो गया। ठीक है। कई बार आपसे वो ये भी पूछ लेगा कि कैन की संख्या बताओ। इसी में वो पूछ सकता है कैन की संख्या बताओ भाई, कैन की क्या बताओ? संख्या की कैन कितनी होंगी? तो देखो 72 लीटर है, 18 लीटर आप लोगे, 90 लीटर है, 18 की कैन बनाओगे, 144 है 18 की। अब 18 लीटर की कैन ले रहे हो तो 72 में भाग दोगे, 4 बार आपको नापना पड़ेगा। 18 का भाग दे रहे हो 5 बार नापना पड़ेगा, 18 का भाग दे रहे हो 8 बार। तो 8 और 5 13 और 4 17, टोटल 17 कैन बनेंगी। ये भी पूछ लेता है, इस बात का ध्यान रख लेना। ये तो मैंने क्या निकाली है? नाप निकाली है कि भाई उसमें से मुझे तेल निकालना है या तेलों को किसी और डब्बों में भरना है, तो 18 लीटर का माप होना चाहिए। कितने? 18 लीटर की कैन होनी चाहिए। लेकिन वो ये पूछ ले कि कैन टोटल कितनी होंगी। तो आप देखो जिस ड्रम में, जिस कंटेनर में 72 लीटर पानी था, 18 लीटर की कैन बना रहे हो तो 4 कैन बनेंगी। कितनी कैन बनेंगी? 4। 90 लीटर में कितनी कैन बनेंगी? 5। और 144 लीटर का जो था उसमें बनेंगी कितना बनेगा? 8 बनेगा। उत्तर आपका 17 आएगा। बेटा क्वेश्चनों के लेवल यही होते हैं, आप लेवल में मत जाओ कि बहुत ज्यादा हाई लेवल जाएगा। अब तुम जबरदस्ती लेवल बनाओ तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रम से 3, 7 और 6 शेष बचे। अब सवाल में बड़ी से बड़ी आ गई। क्या आ गई? बड़ी से बड़ी है तो हम ये तो समझते हैं कि HCF करना है। बड़ी से बड़ी है तो HCF तो करना है, लेकिन अलग अलग शेषफल है। संख्या कौन कौन है? 55 है, 72 है और 123 है। भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 3, 7 और 6। तो 55 में से 3 घटाए, क्या बचे जी? 52। क्या बचे जी? 52। 72 में से 7 घटाए, कितने बचे? 65। 123 में से 6 घटाए, 17। घटा करके इनका ले लो HCF। ये मैंने इनमें से क्या कर दिए? कम। जब वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, और बड़े से बड़ी संख्या में भी अलग अलग शेषफल बचे, तो शेषफल घटाने पर जो संख्या आएगी उनका आपको क्या लेना है? HCF लेना है। अब 52, 65, 117 का HCF में देखूं, 117 हो नहीं सकता,
66 नहीं हो सकता, 13 और 26, 13 और 26 अगर मैं लूं तो 26 का भाग 26 दूनी 52 जाएगा, लेकिन 65 और 117 में नहीं जाएगा। आंसर हो गया मेरा 13। ये तीनों 13 से भाज्य हैं, ये तीनों क्या हैं, 13 से भाज्य हैं। तो आंसर हो गया मेरा 13 से भाज्य। ठीक है जी, राइट आंसर हो जाएगा मेरा 13 से भाज्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 480 है, मैसे पे कितना हुआ। ठीक है जी, यहां आपको क्या करना है, एक नोट याद रखना है, ध्यान रख लीजिए। दो संख्याएं आपको दी गई हूं, दो संख्याएं प्रश्न में हों, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, संख्या ज्ञात करनी है आपको तो दो कंडीशन है। अगर आपको प्रश्न में एलसीएम दे रखा है तो एलसीएम में किसका भाग देना है, संख्या। एलसीएम में किसका भाग देना है, अनुपात का। एलसीएम में किसका भाग देना है, अनुपात का। आपको संख्या प्राप्त हो जाएंगी, एक कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन है, आपको संख्या प्राप्त करनी है लेकिन एलसीएम नहीं, एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ को गुणा कर देना किससे, अनुपात से। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको प्रश्न में दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, और अगर एलसीएम है, अगर एलसीएम है तो एलसीएम में अनुपात से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपकी संख्या आ जाएंगी। और एचसीएफ है तो अनुपात से गुणा। तो देखिए साहब, अनुपात कितना है मेरे पास, 3:4, तो 480 में एक तो मैं भाग दूंगा 3 का, और एक 480 में मैं भाग दूंगा किसका, 4 का। तो यहाँ तो आ गया मेरे पास 160, यहाँ आ गया मेरे पास 120। इनका मुझे एचसीएफ बताना है, इनका मुझे एचसीएफ बताना। ऑप्शन पे पहुंच जाओ, 40 160, 30 120। 30 का भाग 160 में नहीं जाएगा, 120 का 160 में नहीं जाएगा, 160 का 160 में जाएगा, लेकिन 120 में नहीं जाएगा। आंसर क्या हो गया मेरा, 40। आंसर क्या हो गया मेरा, 40। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी आपको प्रश्न में दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो और एलसीएम दिया है, तो एलसीएम में अनुपात का भाग दोगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी, और एचसीएफ को अनुपात से गुणा करोगे, संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार अगला देखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका मैसे पे 8 है, तो उनका लैसे पे क्या होगा। आपको अनुपात मिला, आपको मैसे पे मिला, आपको अनुपात मिला, आपको मैसे पे मिला, और उनका क्या बताना है, और उनका क्या बताना है, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। तो अभी क्या बताया था, एचसीएफ को अनुपात से, रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना, संख्या आ जाएंगी, संख्या आ जाएंगी। तो देखिए साहब, 8 को गुणा करा 5 से और 8 को गुणा करा 7 से, 8 पंजे 40 है और 8 7 56 है। इनका मुझे एलसीएम बताना है, इनका मुझे एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालिए साहब, 2 का भाग 20 बार, 2 का भाग 28 बार, 2 का भाग 10 बार, 2 का भाग 14 बार, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 7 बार। खेल खत्म। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 7 280, 40 7 280। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका आंसर, ऑप्शन डी। डी फॉर देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चीकू जी बहुत बढ़िया, चीकू भाई, हाँ, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। चलिए अगला सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है, एचसीएफ 30 है, यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या है। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट क्या होगा राइट आंसर। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इस प्रश्न का एकदम राइट और परफेक्ट आंसर। दो संख्याओं का लैसे पे 2310, मैसे पे 30 है, उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया। नियम होता है दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। एक संख्या हमें दी है 210, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। एलसीएम दिया 2310, एचसीएफ हमें दिया 30। 30 से काटोगे ये कट गई 7 बार, 7 से काटोगे 7 × 21, 7 × 21 ये लीजिए। दूसरी संख्या हमारी क्या आ गई, 330 आ गई।
दूसरी संख्या 330। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका आंसर। मोनिका राठौड़, विजय, सुनील कुमार, सोनू रॉय, गुनगुन, मोगली, विक्रम सिंह पहलोट, सीमा दायना, डंडोलिया, गुनगुन, निखिल, अमित खुरियाल जी। अच्छा जी, इसमें तो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी आ गए। यादव जी, सुनीता, रोहित, सुरेंद्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का मैसेप और लेसेप है। 1080 और 30,240 है। यदि एक संख्या 4,320 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या आपकी 4,320 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताइए। बताओ भाई, बताओ क्या होगा राइट आंसर। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट और परफेक्ट आंसर। तो हम देखते हैं कि एक संख्या तो 4,320 है, दूसरी हमें ज्ञात करनी है जिनका लेसे पे दिया 30,240, और बात करें मैसे पे की तो वो दिया 1,080। आप गौर करोगे 1,080 को 4 से गुणा करते हैं तो 1,080 से ये कट गई 4 बार, और 4 से इसे काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, जैसे ही 7 आया मेरा आंसर आ गया। खेल खत्म। मैं ना देखूंगा कितनी बार कट रही है। मैंने तो ये देख लिया कि 4 से संख्या जब मैं काट रहा हूं तो पहली डिजिट 7 आई है। मुझे जो 4 ऑप्शन मिल रहे हैं उन 4 ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन मुझे ऐसा मिल रहा है जिसमें फर्स्ट डिजिट 7 है, जिसमें फर्स्ट डिजिट 7 है, तो बस यही आंसर होगा, यानी ये 7,560 बार, 7,560 बार कटेगी। ऑप्शन सी आपका आंसर है। ये स्मार्ट अप्रोच आपको एग्जाम में लगानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस बात का विशेष, पीडीएफ कहां पर मिलेगी, आप राजस्थान एग्जाम्स RW यूट्यूब चैनल पर जाइए, शॉर्ट सेक्शन में जाइए, वहां पर कल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है कि उड़ान सीरीज की पीडीएफ कहां मिलेगी। अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का मैसेप है, लेसेप है 50 और 250 है। ध्यान दीजिए, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 25 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है? डायरेक्ट आपको संख्या नहीं दी गई, वो क्या कह रहा है, पहली संख्या में जब मैं 2 का भाग देता हूं तो भागफल आता है 25। भागफल कितना आता है? 25। पहली संख्या में जब मैं 25 का 2 का भाग दे रहा हूं तो 25, तो इसका मतलब पहली संख्या होगी 25 दूनी 50। पहली संख्या कितनी होगी? 50। ये उसने डायरेक्ट नहीं दी, तो पहली संख्या तो आपकी 50 हो गई। दूसरी आपको ज्ञात करनी है, एलसीएम 250 है और एचसीएफ आपके पास 50 है। 50 से 50 कैंसिल हुआ, दूसरी संख्या आ गई 250। दूसरी संख्या आ गई 250। ऑप्शन डी आपका आंसर है। ऑप्शन डी आपका आंसर है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्या कह रहा है? 3 अंकों की दो संख्याओं का मैसेप है 29 और लेसेप है 3 अंकों की दो संख्याओं का मैसेप जो है वो 29 है और लेसेप 4,147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है? तो देखिए, मुझे संख्या पता नहीं है लेकिन मैसेप पता है। ध्यान देना इस सवाल पर। मैसेप पता है कि मैसेप कितना है? 29 है। मैसेप 29 है। इसका मतलब मेरी जो भी संख्या होंगी वो 29 का मल्टीपल होंगी, 29 का गुणज होंगी, या 29 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मैंने क्या करा, पहली संख्या मान ली 29A और दूसरी संख्या मान ली 29B। पहली संख्या 29A, दूसरी संख्या 29B। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके लेसेप और मैसेप के बराबर होता है। उनके लेसेप और मैसेप के बराबर होता है। 29 से मैंने ये 29 काट दिए, इस 29 से ये कट गया 143 बार। तो ए बी की जो वैल्यू है वो आ गई 143। ए बी की वैल्यू मतलब ए और बी को गुणा करें तो 143 आना चाहिए। ए और बी का गुणा करने पर 143, तो इसके टुकड़े कीजिए जिनको गुणा करने पर 143 आ जाए और वो सहभाज्य या भाज्य हो, तो टुकड़े बनेंगे जी 11 और 13। टुकड़े बनेंगे 11 और 13, यानी कि ए का मान तो 11 है और बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? 13। तो 29A
29 को गुणा कीजिए 11 से, और 29 को गुणा कीजिए 13 से, और जो संख्या आएंगी उनका योग। तो 9 का 9, 9 और 2 11, 2 और 1 3, ये तो आई 319, 13 9 117, 13 दूनी 26, 26 और 11 37, इन दोनों का मुझे टोटल करना है। तो 16, 8 और 1 9, 3 और 3 6, टोटल कितना आया 696, 696 यानी ऑप्शन सी। ध्यान दे लीजिए, ध्यान दे लीजिए, जब भी आपको संख्या पता नहीं हो, जब भी आपको संख्या पता नहीं हो बट उनका मैसेपे दिया गया हो, तो आप संख्या हमेशा मैसेपे के आधार पर मान लेना। एक संख्या 29A और एक संख्या 29B, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, घंटियों से रिलेटेड सवाल है। इसका उत्तर आप मुझे दोगे किस में? कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। इसका जवाब आप लोग मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट करके बताओगे कि कैसा रहा आज का सेशन, कैसा रहा आज का सेशन, मजा आया कि नहीं आया। बेटा उड़ान सीरीज की प्लेलिस्ट बन जाएगी, आप टेंशन ना लीजिए, बन जाएगी, सब काम होंगे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।